नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और सियासत की सतह पर जो दिखाई देता है कहानी अक्सर उससे कहीं आगे की होती है। कहीं सत्ता के गलियारों में रणनीति की शतरंज बिछी होती है तो कहीं बयान, फैसले और घटनाएं आने वाले राजनीतिक समीकरणों की पटकथा लिख रही होती हैं। इस वक्त में हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते बल्कि खबरों के पीछे छिपी राजनीति, उसके संकेत, उसका संदेश और उसके असर को समझने और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहां बहस भी होगी, सवाल भी होंगे और उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश भी करेंगे। हमारे साथ होंगे खास राजनीतिक मेहमान और हमारे संवाददाता। और आज बात होगी टीएमसी की लड़ाई चुनाव चिन्ह तक कैसे पहुंच गई। क्या पार्टी पर दावे का फैसला अब चुनाव आयोग करेगा? कैसे बचा है पश्चिम बंगाल में घमासान? बात करेंगे विस्तार से। राम मंदिर चढ़ावा मामले में एसआईटी की जांच किस मोड़ पर है और जांच के साथ साथ अयोध्या की सियासत गर्मा क्यों रही है? जिन्होंने कभी राम मंदिर में उस राम दरबार में जाने की जहमत नहीं उठाई, आज वो सिर्फ जाकर वहां मत्था क्यों टेक रहे हैं? क्या है इसके पीछे का एजेंडा? समझेंगे और आपको सीधा दिखाएंगे। पंजाब की बात करेंगे, जहां पंजाब कांग्रेस में आखिर फिर क्यों उठी है बगावत की आहट और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बेंगलुरु दौरे पर सियासत क्यों तेज हो गई है। होंगे कई अहम सवाल और जवाब। इन मुद्दों पर सीधी और बेबाक बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। पहलगाम और बालताल के रास्तों से श्री अमरनाथ यात्रा शुरू, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। प्रधानमंत्री ने पवित्र यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता का बताया सनातन अध्याय। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायकों से सार्थक बहस का किया आह्वान। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कहा, सदन में तार्किक बहस से पूरी होंगी जनाकांक्षाएं। दो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में मचा सियासी घमासान। राजा वडिंग को कमान मिलने से नाराज चन्नी ने घर पर बुलाई बैठक। समर्थकों का ऐलान, राजा वडिंग के नेतृत्व में नहीं करेंगे काम। टीएमसी के चुनाव चिन्ह और संगठन पर फैसला अब चुनाव आयोग की चौखट पर। सुनवाई से पहले दोनों गुटों को अपने समर्थन और संगठनात्मक वैधता के साक्ष्य पेश करने के निर्देश। उपचुनाव से पहले चुनाव चिन्ह पर भी गहरा सकते हैं संशय के बादल। और राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में एसआईटी का शिकंजा और कसा। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से लंबी पूछताछ के बाद जांच अब वित्तीय रिकॉर्ड, ऑडिट दस्तावेजों और आरोपी अविनाश शुक्ला से आमने सामने की पूछताछ तक पहुंची। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर किस तरह से ये जो पूरा प्रकरण चला है। और अगर हम बात करें कि पश्चिम बंगाल की सियासत की, तो बंगाल में बागियों से दीदी को एक बड़ी चुनौती मिली है। पश्चिम बंगाल में चुनाव में करारी शिकस्त के बाद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को चुनौती अपनी ही पार्टी के बागियों से मिलने लगी है। दरअसल मिल रही है लगातार। बागी गुट ने पहले विधायक और सांसद छीने और अब सिंबल पर दावेदारी तेज की है। अब टीएमसी के अंदर चल रहा विवाद चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। टीएमसी की बागी नेता ऋतव्रत बैनर्जी के गुट ने चुनाव आयोग से मिलकर पार्टी पर अपना दावा पेश किया है। चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों गुटों को 6 जुलाई को उपस्थित रहने के लिए नोटिस भेजा है। आयोग ने ममता बनर्जी और ऋतव्रत बनर्जी को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा है। चुनाव आयोग के सामने असली सवाल टीएमसी को लेकर है। हालांकि ममता बनर्जी गुट ने आयोग के इस कदम की आलोचना की है। ममता गुट इन बागियों को टीएमसी मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ऋतव्रत बनर्जी का गुट विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर अपने को स्थापित कर चुका है। ऋतव्रत के नेतृत्व वाले बागी गुट ने कहा कि निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ ने पार्टी पर उसके दावे को लेकर उनकी बात धैर्यपूर्वक सुनी। बागी गुट ने उम्मीद जताई कि आयोग जल्द ही इस पर कोई जवाब देगा। ममता बनर्जी का मानना है कि चुनाव आयोग को इन बागियों की बात
को महत्व नहीं देना चाहिए जिन्हें हमने पार्टी से निकाल दिया है। वे टीएमसी के विधायक कैसे हो सकते हैं? तो अब जो ममता बनर्जी का रुख है उसको आप भी समझने की कोशिश करिए कि वो अभी भी जो सियासी ऐंठन है वो आज तक बरकरार है। ममता गुट ने आपत्ति जताई है कि आखिर ये लोग कैसे चुनाव आयुक्त से मिल सकते हैं, यानी कि जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, विधायक है, वो चुनाव आयोग से मिल भी नहीं सकता। दीदी का ये कहना है, उनका कहना है कि ये गुट कोई आधिकारिक तौर पर पार्टी नहीं है, ऐसे में इन्हें चुनाव आयोग की ओर से इतना महत्व क्यों मिल रहा है। ममता गुट ने कहा कि चुनाव आयोग ने ये फैसला लेकर अपने ही नियमों का उल्लंघन किया है, लेकिन ये बात 6 जुलाई को चुनाव आयोग दोनों गुटों से मिलकर उनके दावे को देखकर ही तय करेगा कि बागी गुट का दावा कितना सही है या ममता बनर्जी की पार्टी संगठन पर कब्जे के लिए क्या तर्क देती है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि टीएमसी के बागी गुट असली पार्टी होने का दावा कर रहे हैं। पिछले वर्षों में शिवसेना, एनसीपी और समाजवादी पार्टी का मामला भी खूब सुर्खियां बटोर चुका है। लंबी सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना था, जबकि उद्धव गुट को नया नाम और सिंबल मिला था। आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और तीर कमान का जो निशान था वो इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। वजह आयोग ने यह पाया कि शिवसेना का मौजूदा संविधान अलोकतांत्रिक है। बिना चुनाव कराए उद्धव ठाकरे ने अपनी मंडली के लोगों को पदाधिकारी नियुक्त करने के लिए पार्टी के संविधान की अनसुनी की थी। ऐसा ही एनसीपी गुट के शरद पवार के साथ घटना घटी, तब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार गुट को असली एनसीपी घोषित करने के बाद अब चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को नया नाम अलॉट कर दिया है। मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी पर अखिलेश यादव ने दावेदारी पेश की थी, तब भी असली सपा अखिलेश को ही मिली थी। जाहिर है ममता बनर्जी ये बात जानती हैं, जनता की नाराजगी के बाद संगठन पर कब्जा बरकरार रखना परिवारवादी पार्टी के लिए मुश्किल होता नजर आ रहा है। सत्ता रहने तक ही कार्यकर्ता संगठन से बिना फेविकोल के जुड़े रहते हैं और सत्ता हाथ से जाते ही वो ऐसे जैसे हाथ से रेत फिसल जाती है उस तरह से कार्यकर्ता भी साथ छोड़ने लगते हैं। तो असली टीएमसी किसकी है, ये इसको लेकर के जब बात यहां तक आई है तो सबसे खास बात है कि जो मन, मुख और रुख है ममता बनर्जी का वो भी साफ दिखाई दे रहा है। उनका जो आक्रोश है वो भी दिख रहा है। टीएमसी नेता अभिजीत मजूमदार का कहना है कि पार्टी की पावर पाने के लिए उन्हें बहुमत साबित करना होगा। ये टीएमसी का जो पावर जनरल सेक्रेटरी अभिषेक और दीदी ममता बनर्जी का पास था वो अभी तो चला गया ये लोग का पास। तो ये लोग जो बोल रहा है, अगर इलेक्शन कमिश्नर का पास गया और ये लोग अगर सबूत कर लेगा जो हमारा पास इतना एमएलए है, एमएलए अगर ज़्यादा है तो ये लोग को मिल जाएगा। क्यों, ये तो आज का परंपरा नहीं है, आप इंदिरा कांग्रेस का टाइम से। देखिए कितने अच्छे तरह से समझा रहे हैं कि जिसके पास ज़्यादा संख्या होगी दरअसल पार्टी भी उसी की होगी, संगठन में लोग हों या विधायक हो। बहरहाल बागी गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी ने एक बार फिर असली तृणमूल कांग्रेस का दावा किया है। हम लोग ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, मेजॉरिटी 2/3 से भी ज्यादा मेजॉरिटी एमएलएज आर विथ अस, कॉर्पोरेटर्स आर विथ अस, म्यूनिसिपैलिटी का जो काउंसिलर्स है हम लोगों के साथ है, जिला परिषद का मेंबर, जिला परिषद का अध्यक्ष, ये लोग हमारे साथ है। तो मांग का कोई सवाल नहीं है, यही प्रोसेस है। जब भी कोई पार्टी का कोई ऐसा सेशन होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, कांग्रेस होता है, तो यही सिस्टम है तो तुरंत इलेक्शन कमीशन को इत्तला करना चाहिए। और बीजेपी नेता किया घोष का कहना है कि किसको चुनाव चिन्ह मिलेगा ये तो चुनाव आयोग ही तय करेगा। रितो तृणमूल या मृतो तृणमूल, तो इन दोनों में से कौन तृणमूल को ये मिलेगा जो चुनाव चिन्ह, ये तो चुनाव आयोग तय करेगी। लेकिन ये जो दोनों गुट है, सारे मामले तो पैसे का है। ममता बनर्जी वोट टू वोट और नोट टू नोट पॉलिटिक्स करती थी, ये सबको मालूम है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए कोलकाता से हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता जुड़े हुए हैं और हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा भी इस पूरी खबर पर और ज़्यादा इसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले सौरभ के पास आएंगे। सौरभ, क्या ताज़ा अपडेट्स है, क्योंकि
रोजाना पश्चिम बंगाल में अगर हम देखें चुनाव बीतने के बाद से ही और जब से पार्टी में टूट हुई है उसके बाद से कुछ ना कुछ नया एजेंडा, नई बात रोज आती रहती है। अभी क्या ताजा अपडेट्स हैं? और जिस तरह से हमने देखा कि दोनों गुट दावा कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके आखिर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ अभी आगे की प्लानिंग है, क्या जानकारी है आपके पास? निखिल देखिए, सोमवार को चुनाव आयोग की तरफ से जो 5:30 बजे के भीतर दोनों गुट को, ममता कालीघाट गुट और ऋतव्रत गुट, दोनों गुट को जो अपने अपने पक्ष रखने के लिए जो चिट्ठी दिया गया है, ममता बनर्जी को भी उनका पक्ष बताने के लिए समय दिया गया है। तो उस टाइम फ्रेम में चुनाव आयोग को ममता बनर्जी की यानी कालीघाट तृणमूल से क्या मैसेज जाता है उस पर नजर है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो कालीघाट तृणमूल के जो स्पोक पर्सन हैं जैसे कुणाल घोष, उनका कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी, उनका इसी इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग ऋतव्रत बनर्जी शिविर को जो समय दिया है, उसके जो खेमा को जो समय दिया है, उसको लेकर कुणाल घोष का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी जब नॉमिनेशन फाइल किए थे या फिर बागी गुट के जो 60 या 80 विधायक जो है, जो 60 विधायक जो है, वो जो नॉमिनेशंस जब दिए थे तो उस नॉमिनेशंस में भी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का ही सिग्नेचर था, तभी उनको पार्टी का सिंबल मिला था एज ए कैंडिडेट कॉन्टेस्ट करने के लिए। तो जो उनके जो चेयरपर्सन ममता बनर्जी को मानकर और अभिषेक बनर्जी को नेता मानकर चुनाव में खड़े हुए हैं, तो वो कैसे उनको मान्यता दिया जा रहा है, उनको क्यों बुलाया गया है, ये सवाल, ये तर्क कुणाल घोष की तरफ से रखा गया है कालीघाट टीएमसी की ओर से। और दूसरी तरफ ऋतव्रत बनर्जी, उनका कहना साफ है कि उनके पास बहुमत है, तो बहुमत जिनके पास है उसका पैसा पार्टी के फंड पे भी उनका ही हक होना चाहिए और सिंबल पर भी उनका ही हक होना चाहिए। और इस पूरे मामले में जिस तरह से ये विवाद चल रहा है, आज यहाँ पे एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है न्यू टाउन में, यहाँ पे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आए हुए हैं, यहाँ पर सभी विधायकों को यहाँ पर बुलाया गया है। तो यहाँ पर भी कुणाल घोष ने ऋतव्रत बनर्जी को मंच पर देखकर उन्होंने इसको बॉयकॉट करके चला गया। उन्होंने कहा कि ऋतव्रत बनर्जी को मंच पर क्यों है, क्योंकि वो ऑपोजिशन लीडर के हिसाब से ऋतव्रत बनर्जी को नहीं मानते। तो एक तरफ से ये जो पूरी बातें हैं, ये जो खींचतान है, सियासी जो खींचतान है, वो चल रही है। और आगे चलकर चुनाव आयोग का तो एक तरफ से क्रिटिसाइज जो है वो चुनाव से पहले किया था, इस मामले में भी कालीघाट तृणमूल की तरफ से वो किया जा रहा है। लेकिन सोमवार को वो क्या पक्ष रखते हैं, क्या कहते हैं, क्या कम्युनिकेट करते हैं, उस पर नजर रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, क्या कम्युनिकेट करते हैं। विनोद जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत ही एक तरह से महत्वपूर्ण होता है, और अगर जिस तरह का ये जो एटीट्यूड अभी आपने सुना कि उन्होंने बहुत डिटेल से बताया कि ऋतव्रत बनर्जी को हम विपक्ष का नेता नहीं मानेंगे, ममता बनर्जी कह रही हैं कि जब हमने इन लोगों को पार्टी से निकाल दिया तो चुनाव आयोग उनको सुन ही क्यों रहा है। क्या इसको आप देखते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई, या अभी भी संघर्ष करने के लिए वो सड़कों पर उतरना चाहती? क्या इन सब बातों से को किन निहितार्थ से समझना चाहिए? निखिल, अभी जो बता रहे थे सौरभ, उसमें पश्चिम बंगाल के लोगों ने तो एक तरह से नाम भी तय कर दिया है, टीएमसी कालीघाट और टीएमसी ऋतुव्रत। तो ये भी हम लोगों की जानकारी में आई कि नाम तय हो गया। अब टीएमसी कालीघाट को ये बात तो पहले दिन समझ जाना चाहिए, जब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के लेटर हेड से अभिषेक बनर्जी के दस्तखत से जब एलओपी के लिए स्पीकर के सामने में लेटर गया था, अब उस लेटर में आप देखिए कि कई फर्जी दस्तखत करके जब उन्होंने अपोजिशन के लिए एक अपना उम्मीदवार को बताया था, तो अब उस पर आप देखिए कि अभी ये मामला सीआईडी में गया, मामला हाईकोर्ट तक चला गया जी। तो जैसे ही एक टीएमसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का क्लेम करके ऋतव्रत बनर्जी का अपना जो 60-62 जो भी एमएलए का गुट है, वो वहाँ विधानसभा में स्पीकर के सामने में अपना दावा पेश किया एलओपी में, तो स्पीकर ने उसको मान लिया, क्योंकि उसमें कोई फर्जी नहीं थे, उसमें सारे के सारे विधायक सामने खड़े थे। ये मामला हाईकोर्ट में भी गया है, कलकत्ता हाईकोर्ट में भी चल रहा है। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभी ऋतव्रत बनर्जी का स्पीकर का जो फैसला है, उस फैसले को कंटिन्यू किया है। तो इसका मतलब सीधे है कि कोर्ट ने इसको स्पीकर के फैसले को सही माना है अब तक, कल इसका जो भी ये हो। तो ऋतव्रत बनर्जी एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली वहां अपोजिशन के लीडर हैं।
अगर ठीक वो बात है। अपोजिशन के लीडर हैं और टीएमसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का ही अपोजिशन के लीडर है, तो वो आज चुनाव आयोग में इस बात के दलील रखते हैं, या कल जो मीटिंग में उन्होंने बात रखी है कि चुनाव आयोग को तो उनकी बात सुननी पड़ेगी कि उनके पास 62 एमएलए का ये है जी। समर्थन है और वो एलओपी है वहां के, और अगर वो विधानसभा में इस बात को कह रहे हैं कि हम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हैं, जी। तो चुनाव आयोग के पास में फिर ये बात सोचना पड़ेगा कि दूसरे ग्रुप का जो दावा है कालीघाट टीएमसी का, उनका दावा कितना सही है। और पिछला जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि यही बात चुनाव आयोग के सामने में ये शिवसेना के मामले में आया, शरद पवार के एनसीपी के मामले में भी आया और मुलायम सिंह के मामले में भी आया, और हर मामले में चुनाव आयोग ने इस बात की तरजीह दी कि जो विधायकों का और एमपीज का जो इस संगठन से जो लोग हैं, अगर उसमें हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या उन्होंने अपनी पार्टी के चेंज किया है, वो बात मायने रखता है कि टीएमसी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। ठीक है। सौरभ, एक तो ये बताइए कि संगठन के लोगों में भी क्या कुछ थोड़ी बेचैनी सी आप देख पा रहे हैं टीएमसी के, और जो आम लोग हैं पश्चिम बंगाल के, वो इस पूरी सियासत को, इस पूरी लड़ाई को कैसे देख रहे हैं? निखिल देखिए, 21 जुलाई जो है हर साल टीएमसी का एक बड़ा पॉलिटिकल रैली होता था, और टीएमसी का वो कहना था कि वो सबसे बड़ा उनका पॉलिटिकल कार्यक्रम है। इसको लेकर भी एक खींचातानी चल रहा है कि पहले तो विक्टोरिया हाउस में, जहां पर पिछले साल भी होता है, इस साल उनको परमिशन नहीं मिला, तो किसी भी खेमे को नहीं मिला, ना कालीघाट तृणमूल को मिला, ना रीताब्रत तृणमूल को नहीं मिला। लेकिन इस खिस्तान से लेकर, जैसे आप देख सकते हैं कि 4 मई के बाद से लगातार टीएमसी ऐसी एक पिच पर बैटिंग कर रही है जिस पिच पे उनका कोई बैट्समैन खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, एक के बाद एक विकेट गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं जाके ये आम जनता में भी ये बात चर्चित है कि टीएमसी को आखिर हुआ क्या, जो कल भी एक मजबूत किला की तरह दिख रहा था, एक चुनाव क्या हारा पूरा बिखरा, तिनका बिखर गया। और यहाँ तक कि कोई भी नेता, जिनको नेता मानते थे वो लोग, इलाके के सब बड़े बड़े नेता हैं, आज वो रास्ते पे मुद्दा कोई भी हो उनको देखा नहीं जा रहा है। तो एक तरफ से ये बात है, लेकिन दूसरी तरफ से ये भी सही है कि काफी सारे वर्कर्स का भी जो दावा है, अभी तक देखिए एक बात तो मानना पड़ेगा, इसको भी मेंशन करना पड़ेगा कि ऋतव्रत खेमा ने आज तक कोई वर्कर्स के बीच कोई मीटिंग नहीं किया। 60 विधायक उनके पास आ गए, लेकिन एक वर्कर्स को लेकर एक बड़ा कोई मीटिंग हुआ है, ऐसा कोई विजुअल्स तो भी देखने को नहीं मिला है। लेकिन और आप नॉर्थ कोलकाता और साउथ कोलकाता में ये ऐसी 2 विजुअल जो कालीघाट तृणमूल ने वो कर दिखाया है, उन लोगों ने विजुअली उसको रिप्रेजेंट किया है। तो फाइनली वर्कर्स किसके साथ है, इसके ऊपर सबसे बड़ा डिमांड, सबसे बड़ा सवाल है, जवाब उसमें छुपा है कि वर्कर्स किसके साथ है, वही इक्का ले जाएंगे जिनके साथ वर्कर्स हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक वेट एंड वॉच पॉलिसी भी चल रहा है। ठीक बात है, ठीक बात है। विनोद जी, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि इस पूरी सियासत पर आप इसका असर कैसे देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की ये जो पूरा टसल है? देखिए, पूरी सियासत के असर तो आज आप भी देखिए कि आज जब लोकसभा के स्पीकर का वहाँ प्रोग्राम था और सौरभ बता रहे थे कि ऋतुव्रत बनर्जी अगर उस मंच पे दिखे तो एलओपी के कारण तो दिखे ही, तो अगर टीएमसी उसको बाइकआउट करके चले जाए उसमें क्या फर्क पड़ता है। आप ऋतुव्रत बनर्जी को नहीं मानते हैं, 2/3 मेजोरिटी जिसके पास में है और वो विधानसभा में बैठा हुआ है एलओपी बन के, तो आपके पास बचे हुए सिर्फ 19-20 विधायक बचे हुए हैं, बाकी विधायक उनके साथ है। तो जब उनके पास में नंबर्स है और जब उनके पास में संगठन के मामले में बहुत सही है बात आपको अभी सौरभ बता रहे थे, लेकिन आप सवाल ये है कि जहां एमपी ज्यादा, एमपी टीएमसी के 2/3 एमपी और जहां 2/3 एमएलए वो पार्टी का साथ छोड़ गया है, तो इस हालत में आप सोचिए कि उस पार्टी का अस्तित्व, वो छोटे छोटे वर्कर का, उसके लेके उनको पार्टी के संगठन को किस तरह बना सकते हैं, ये बात बड़ी सोचने की बात है। 5 साल तो आप कम से कम ये बात मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में ऋतुव्रत बनर्जी अभी अपोजिशन के लीडर के रूप में कालीघाट टीएमसी को बहुत पीछे छोड़ दिया। जी, निश्चित तौर पर कालीघाट टीएमसी को बहुत पीछे छोड़ दिया, और ममता बनर्जी को आगे अगर आना है तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, ये भी बात समझ में आ रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए सौरभ, आपका, और विनोद मिश्रा जी आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और अन्य खबरों का भी रुख करेंगे, और उसके साथ ही साथ बात जो सियासत की है, राम मंदिर अयोध्या से जुड़ी हुई, उसकी भी बात करेंगे। रुकेंगे ब्रेक के लिए।
मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का बहुत स्वागत है। और हम जब बात करते हैं कि राम मंदिर आंदोलन, राम मंदिर में जो चढ़ावा में जो हेर फेर की बात आई थी, तो उससे जुड़ी हुई एक और बड़ी ब्रेकिंग खबर हम सबसे पहले आपको बता दें कि RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर चंदा चोरी घटना को लेकर सोशल मीडिया के जरिए एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि श्री राम लला मंदिर के दान पात्रों में हुई चोरी की घटना ने पूरे हिंदू समाज और राम भक्तों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है। दत्तात्रेय होसबोले ने अपने बयान में कहा कि पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के त्याग और समर्पण के बाद निर्मित ये भव्य मंदिर आज श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बना है, और ऐसे में हुई ये घटना अत्यंत दुखद और आक्रोश पैदा करने वाली है। उन्होंने लिखा है कि इस मामले पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की सिफारिश के बाद ही यूपी सरकार ने विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया है और जांच के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने जोर दिया कि जांच में दोषी पाए जाने वाले लोगों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। RSS सरकार्यवाह ने आगे ये भी कहा कि हिंदू समाज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये अपेक्षा रखता है कि मंदिर प्रबंधन इस घटना को एक गंभीर और असाधारण मामला मानते हुए एक व्यवस्था में सुधार के ठोस कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि मंदिर को की संचालन व्यवस्था में पारदर्शिता, मजबूत वित्तीय प्रबंधन और पवित्रता सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि भक्तों की आस्था और विश्वास मजबूती से बने रहे। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान स्थिति में उत्पन्न भ्रम और अनिश्चितता को जल्द समाप्त किया जाना चाहिए और SIT तथा ट्रस्ट को आवश्यक सभी कदम उठाने चाहिए। साथ ही उन्होंने हिंदू समाज से अपील की है कि वे धैर्य और संयम बनाए रखें और इस घटना का उपयोग करके किसी भी प्रकार की गलत या भ्रामक प्रचार से बचें। तो RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दान पात्रों में चोरी की घटना को उन्होंने अत्यंत दुखद बताया है और कहा है कि ये हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी घटना है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को ऐसे समय में जो संयम बनाए रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की गलत या भ्रामक प्रचार से, भ्रामक जानकारी से, दुष्प्रचार से उनको बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के त्याग और समर्पण के बाद निर्मित ये भव्य राम मंदिर आज श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है, और ऐसे में हुई ये घटना अत्यंत दुखद और आक्रोश पैदा करने वाली है। उन्होंने कथित एंटी हिंदू और एंटी नेशनल फोर्सेस के खिलाफ सतर्क रहने का आह्वान भी किया है। ये भी एक बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज से अपील की कि वे धैर्य और संयम बनाए रखें और घटना का उपयोग करके किसी भी प्रकार की गलत या भ्रामक प्रचार से बचें। और आइए आपको सुनाते हैं कि RSS सह कार्यवाह ने क्या कुछ कहा। जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा
इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी ही चाहिए। इस दृष्टि से हमारी अपेक्षा है कि सभी आवश्यक पहल मंदिर प्रबंधन और शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल करेंगे। हमारा यह विश्वास है कि समुचित वित्तीय प्रबंधन सुचारू संचालन हेतु निर्दोष पारदर्शी व्यवस्थाओं एवं शुद्धता और पवित्रता से परिपूर्ण धार्मिकता से ओतप्रोत वातावरण के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास हिंदू समाज की आस्था एवं विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। जय श्री राम। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह बने हुए हैं। उनसे सबसे पहले उनके पास चलेंगे। विकास, अभी आपने सहकारवाह को सुना, दत्तात्रेय होस बोले, जिस तरह से उन्होंने न सिर्फ इस घटना की निंदा की, भर्त्सना की, साथ ही साथ इस बात की अपेक्षा की कि सुचारू रूप से जांच हो, जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये भी उन्होंने विश्वास जताया। एक बात और उन्होंने कही कि जो हिंदू विरोधी है, जो राष्ट्र विरोधी है, इस घटना का वो लाभ ना उठाने पाए, इसलिए जो सनातन समाज है, हिंदू समाज है, उसको बहुत सतर्क और सजग रहना होगा। क्या कहेंगे आप? देखिए निखिल, ये जो राम मंदिर है ये करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और ये 500 साल की प्रतीक्षा के बाद एक प्रतिमूर्ति लेता हुआ सपनों को साकार करने वाला मंदिर था। और इस मंदिर पर जब ऐसी घटना की सूचना मिलती है तो करोड़ों लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी रहती हैं, कहीं ना कहीं आहत होती हैं। और ऐसे में न्याय ऐसा होना चाहिए, एक मामले का निपटारा नहीं होना चाहिए, न्याय होता उन करोड़ों लोगों को दिखे, ये होना चाहिए। और इसी बात को उन्होंने कहा है कि लोगों की भावनाएं ना आहत हो, लोग किसी भी प्रकार से जो लोग भ्रम फैलाते हैं, क्योंकि अयोध्या एक आस्था का केंद्र है, सबसे बड़ी प्रभु श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके यहाँ काम करने वाले लोग ऐसा करेंगे। माना ही यही जाता है कि प्रभु श्री राम तो त्याग, तपस्या, वीरता, धैर्य, शौर्य सबकी प्रतिमूर्ति हैं और उनके यहाँ अगर ऐसी घटना हो गई है उनके मंदिर में तो बिल्कुल लोगों को क्षुब्ध करने वाला है। और ऐसे मामले में उन्होंने कहा है कि ऐसी आगे चलकर व्यवस्था भी बने जिससे कि कभी भविष्य में ऐसी चीजें ना हो और जो लोग हैं जो इस कृत्य में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। और उन्होंने बताया भी कि ट्रस्ट की तरफ से शिकायत की गई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी बनाई, उसको निर्देश दिया गया कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करे। लगातार एसआईटी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दे चुकी है, दोबारा भी वो अयोध्या पहुंच चुकी है, सारे मामले की जांच कर रही है। दूसरी तरफ आपराधिक मामले पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसको ये इसी विषय पर हम और ज्यादा जानकारी खबर कर भी रहे हैं। विकास, आप हमारे साथ उसमें जुड़ेंगे तो ये सारी जानकारी आप हमको दीजिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। हम आपको शीघ्र ही जल्दी दोबारा जोड़ेंगे।
तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि दरअसल आरएसएस का ये जो आधिकारिक बयान है उसके बहुत मायने हैं, और इसके क्या मायने हैं ये भी हम आगे चर्चा करेंगे, और जो हमारे साथ विशेष मेहमान होंगे उनसे भी इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे प्रकरण का क्या आखिर मंतव्य है, क्या क्या उसके अर्थ है, निहितार्थ क्या है। दरअसल चंदा चोरी की बात करेंगे। सरकार सख्त है, सियासत हाई है। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी पर सियासत जितनी गर्म है, इस मामले की जांच भी उतनी ही तेज दिख रही है। इस मामले के लिए नियुक्त एसआईटी की जांच अब निर्णायक चरण में प्रवेश करती हुई दिखाई दे रही है। एसआईटी लगातार दूसरे दौर की पूछताछ में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े प्रमुख पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से घंटों पूछताछ कर चुकी है, और ऑडिट और वित्तीय अभिलेख अपने कब्जे में लेकर उनकी पड़ताल कर रही है। जांच एजेंसी का फोकस अब केवल आरोपों तक सीमित नहीं है, बल्कि धन के प्रवाह, चढ़ावे की गणना, बैंकिंग प्रक्रिया, ऑडिट रिकॉर्ड, आभूषणों के लेखे जोखे और पिछले कई वर्षों के वित्तीय दस्तावेजों के मिलान पर है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 वर्षों के खातों में फिर से ऑडिट की प्रक्रिया भी जांच का हिस्सा बताई जा रही है। आरोपी अविनाश शुक्ला को पुलिस रिमांड पर लेकर एसआईटी कथित घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है। उसको तमाम जगहों पर, उसके घर से लेकर के और जगहों पर ले जाया गया है। जांच एजेंसी की कोशिश है कि प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका, जिम्मेदारी और कथित संलिप्तता को साक्ष्यों के आधार पर स्थापित किया जाए, ताकि पूरी जांच न्यायिक कसौटी पर टिक सके। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सभी प्रकार की गड़बड़ियों की जांच कर दोषियों को सजा के दायरे में लाने की बात कही है। ऐसे में एसआईटी जांच के अगले चरण को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में बीजेपी का सार्वजनिक रुख स्पष्ट है कि मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, और अगर किसी ने श्रद्धा के साथ विश्वासघात किया है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले राजनीतिक निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने इस बीच एक बड़ा बयान दिया है और दावा किया है कि उन्होंने इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर जांच में दोष सिद्ध होता है तो चंपत राय सहित किसी के भी खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी ओर विपक्ष इस मुद्दे को भाजपा की नैतिक जवाबदेही से जोड़ते हुए लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं और अयोध्या जाकर अपनी राजनीतिक सक्रियता भी उन्होंने बढ़ाई है। हाल के दिनों में विपक्षी नेताओं के रामलला दर्शन के दौरों ने इस विवाद को और अधिक राजनीतिक रंग दे दिया है। भाजपा का पलटवार भी उतना ही तीखा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जो दल वर्षों तक श्री राम और राम मंदिर आंदोलन का विरोध करते रहे, वही आज रामलला के दर्शन और मंदिर की चिंता का प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा का साफ कहना है कि आस्था नहीं बल्कि बदलते राजनीतिक समीकरणों की मजबूरी और चुनावी रणनीति से जुड़ा हुआ ढोंग है। भाजपा का यह भी तर्क है कि राम मंदिर आंदोलन पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धता और दशकों के संघर्ष का परिणाम रहा है, लेकिन मंदिर के चढ़ावे अथवा ट्रस्ट के दैनिक वित्तीय संचालन का राजनीतिक दल से यानी बीजेपी से कोई प्रत्यक्ष प्रशासनिक संबंध नहीं है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति से अनियमितता किसी ने की है तो उसकी व्यक्तिगत जवाबदेही तय होनी चाहिए, न कि पूरे आंदोलन या करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। धार्मिक संतों की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसे केवल अपराध नहीं बल्कि महापाप बताते हुए कहा है कि कानून और एसआईटी की जांच पर भरोसा रखा जाना चाहिए और दोषियों को कानून और ईश्वर दोनों का दंड मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपने अभी आरएसएस का आधिकारिक बयान सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के जरिए सुना ही। और राजद नेता मनोज झा ने अपने बयान में बीजेपी, यूपी सरकार और पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। कि जब मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ तो गाने बनवाए गए थे जो राम को लाए हैं। अब आज लोग नया गाना गा रहे हैं जो राम का चंदा खाए। तो वहां से भी तो आना चाहिए कि नो नॉनसेंस, न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो सब विलीन हो चुका है। और बीजेपी नेता विनय कटियार ने बताया कि पीएम मोदी से राम मंदिर प्रकरण के मामले में बात हुई है। तो मोदी जी ने कहा रात को वो 1:30-2 बज गए होंगे रात के, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब। अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं।
लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं, ये हाँ अनिल मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं अभी। और कांग्रेस नेता सुखदेव भगत का कहना है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए क्योंकि सरकार ने एफआईआर नहीं की बल्कि एसआईटी गठित की है। न्यायिक जांच होनी चाहिए क्योंकि सरकार एफआईआर नहीं करती, एसआईटी गठन करती है। मतलब कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण में ही सारी चीजें हुई है। और ये मैं कहता हूं जिस प्रकार शतरंज में प्यादे को आगे करके मेन जो कल्प्रिट है, जो मेन दोषीवार है, उनको सरकार कहीं न कहीं बचा रही है। और बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का कहना है कि एसआईटी की जांच चल रही है, लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए और विश्वास रखना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूध का दूध पानी का पानी जब बयान दिया तो केवल बयान नहीं दिया, तत्काल बाद एसआईटी जांच की शुरुआत हुई, एफआईआर हुई, लोगों की गिरफ्तारी हुई और आज भी तेज गति से एसआईटी की जांच चल रही है, पारदर्शी जांच चल रही है। अब लोगों को प्रतीक्षा भी करना चाहिए और विश्वास भी करना चाहिए। धर्मगुरु धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि ये महापाप है। वर्तमान का युग कलयुग से ज्यादा छल युग चल रहा है। इस छल युग में सावधान रहना। वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। हमें उनसे सावधान रहना होगा, हमें उनसे सजग रहना होगा और हमें भरोसा है कि जिन जिन ने ये पाप किया उनको भगवान भी दंड देगा और एसआईटी और देश का कानून, यहाँ की सरकार दंड देगी। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है अनिरुद्ध जी आपका। राहुल लाल जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के विचारों के समर्थक माने जाते हैं, तो कांग्रेस का पक्ष यहाँ रखेंगे। राहुल लाल जी बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही साथ विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी स्वागत है आपका। विकास सिंह आपका भी स्वागत है, हमारे संवाददाता जो कि लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विकास, सबसे पहले तो अभी आपने आरएसएस का आधिकारिक बयान सुना, उसका विश्लेषण भी किया। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इस पर फिलहाल ताज़ा अपडेट है, अगर हम एसआईटी की जाँच और इससे जुड़ी हुई सियासत जो तमाम लगातार बयानबाजी, मंदिर दर्शन, ये सब बहुत तेज चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ एसआईटी भी उतनी ही तेज गति से काम कर रही है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए निखिल, इस मामले का सिर्फ निपटारा नहीं होगा, दोषियों को सजा नहीं दी जाएगी। इसमें ऐसा न्याय होगा कि लोगों को दिखे कि न्याय होता दिख रहा है, एहसास हो। क्योंकि यह मंदिर सिर्फ एक आम मंदिर नहीं है, 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद, संघर्षों के बाद यह बना हुआ है। और ऐसे में करोड़ों भक्तों की जो आस्था है उसी के अनुरूप यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। एसआईटी कल एक बार फिर से अयोध्या पहुंची है। उसने कई घंटों तक ट्रस्ट के मेंबर से बातचीत की, वहाँ मामले से जुड़े लोगों से बातचीत की, जो गणना कक्ष होता है उसकी गतिविधियाँ देखी। और कल अयोध्या पुलिस भी वहाँ पहुंची थी, उसके जो आईओ हैं उन्होंने भी इस पूरी प्रक्रिया को देखा। और आज अविनाश शुक्ला को रिमांड पे लिया है पुलिस ने, और पुलिस उसको मुख्य आरोपी मान रही है क्योंकि उसके पास से सबसे ज्यादा 20 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुआ था और साथ साथ डॉलर भी बरामद हुए थे। उसको रिमांड पर लेकर उसके गृह जनपद जा सकती है और अन्य कई जगहों पर जा सकती है जहां ये माना जा रहा है कि कुछ और रकम की बरामदगी हो सकती है, कुछ जेवरात की बरामदगी हो सकती है। लेकिन इस बीच जो बातें पता चली हैं कि ये जो पूरा ग्रुप था 8 लोगों का, 8 में से 6 लोगों का, ये जो ये काम करता था, तो इनके मोबाइल जो साक्ष्य हैं, व्हाट्सएप चैट हैं, इन सबको पुलिस ने ले लिया है। कुछ लोगों ने अपने डिटेल डिलीट भी किए थे और कहीं ना कहीं इस मामले से जुड़े जो इनके अन्य सहयोगी हैं उन पर भी बहुत जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। यह मामला लापरवाही का है, मिली भगत का है, यह एक सोची समझी षड्यंत्रकारी साजिश है। इस पूरे मामले के तहत तक अयोध्या पुलिस काम कर रही है। तो दूसरी तरफ एसआईटी कल मंदिर में पहुंची है और इससे पहले पिछले 5 साल के ऑडिट
को देख रही है और इस मामले से जुड़े तमाम सारे अन्य लोगों से भी अब एसआईटी बात करेगी, चाहे वो जमीन खरीद की बात हो या ऑडिट में जो जो चीजें निकल कर आई हैं उन सब चीजों पर बात कर रही है। इस मामले पर 15 तारीख को एसआईटी की अपनी फाइनल रिपोर्ट देनी है, उससे पहले वो अपनी सारी कार्रवाई पूरी कर लेना चाहती है। साथ साथ अयोध्या पुलिस इसमें लगी हुई है कि इस मामले से जुड़े अन्य कौन कौन से लोग हैं जो इन लोगों को संरक्षण दे रहे थे। वहीं पर अयोध्या प्रशासन ने भी कार्रवाई की है। विकास प्राधिकरण ने लौकुश मिश्रा के पत्नी के नाम पर जो जमीन खरीदी गई थी उस पर अवैध निर्माण कराया गया था, उस पर नोटिस दिया था और माना यह जा रहा है कि वह जो भवन बनाया गया है इनलीगल है। जल्द ही उस पर बुलडोजर की भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है और साथ साथ जो अन्य आरोपी हैं उनकी भी संपत्तियां देखी जा रही हैं कि उनकी वैध इनकम कितनी थी और इस समय उनकी इनकम कितनी है। फिलहाल बहुत ही मामला गंभीर है और इस मामले में बहुत गंभीरता से कार्रवाई होगी और कार्रवाई ऐसी होगी निखिल कि लोग इसे देखें और न्याय माने, इसे एक मामला न निपटे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु श्री राम के मंदिर से जुड़ी हुई आस्था की बात है। बिल्कुल, प्रभु श्री राम के मंदिर से जुड़ी हुई आस्था की बात है। विनोद मिश्रा जी, आपके पास हम इस प्रकरण पर बातचीत आप शुरू करें, उससे पहले मैं जानना चाहूंगा भी ठीक पहले आरएसएस के प्रमुख का बयान भी हमने अपने दर्शकों को सुनाया, आधिकारिक बयान आरएसएस की तरफ से, आरएसएस के सरकार्यवाह का, दरअसल प्रमुख का नहीं लेकिन सरकार्यवाह का ये जो आधिकारिक बयान है, क्या मायने हैं इस बयान के, कैसे इसका आकलन करेंगे और उसके बाद जो आगे की खबर है कमेंट आप उस पर करिएगा। निखिल, आज की ये आप कहें कि सरकारवाह के आरएसएस की जो ये आधिकारिक बयान है वो एक तरह से स्पष्ट किया है और ये स्पष्ट होना जरूरी भी था कि स्पष्ट ये है कि कोई भी व्यक्ति भारत की आस्था, भारत की लोक परंपरा, भारत की वो गरिमा, भारत की वो मर्यादा, भारत की वो शाश्वत संस्कृति, राम मंदिर, अयोध्या की राम मंदिर जो प्रतीक है उससे ऊपर तो नहीं है, कोई भी हो वो। तो ये साफ है कि मंदिर के आस्था और मंदिर का वो जो संघर्ष है, जो विकास बता रहे थे, 500 साल का संघर्ष, हजारों लोगों का बलिदान, और इसमें उस पूरे के पूरे भारत के जो जन क्रांति आप ये कह सकते हैं जो इस राम मंदिर के लिए बनी थी, वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं बनी थी। ये राम मंदिर की पवित्रता, राम मंदिर की गरिमा, राम मंदिर की मर्यादा और राम मंदिर से आस्था रखने वाले लोग ही उस परंपरा के वाहक हो सकते हैं। ये घटना की बात की हुई है, इसकी पड़ताल के लिए, इसके एफआईआर के लिए मंदिर में का जो ट्रस्ट है उसी की तरफ से पहल हुई है, नो डाउट। उसी के पहल पे एसआईटी का गठन हुआ है, उसी के पहल पे जांच शुरू हुई है। लेकिन ये बात तो भी लोगों के सामने में है कि जो प्रबंधन की जो लापरवाही थी उसी के कारण ये बातें हुई है। तो आप ये बात देखिए कि संघ के सरकारवाह का, दत्तात्रेय जी का आज का जो बयान है, इसको आप इस रूप में भी दे सकते हैं कि इस दौर में जब से ये बातें हुई है पिछले 1 महीना से, तो वहां जो पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की जो कोशिशें हुई है, अयोध्या की मर्यादा, अयोध्या की परंपरा, श्री राम की वो परंपरा, श्री राम भक्तों का कि मंदिर हम वही बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, जो उसमें कोठारी जैसे, बंधु जैसे कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उस पूरे आंदोलन को कुछ लोगों ने बेईमानी साबित करने की कोशिश की। उसी बात को आज दत्तात्रेय ने साफ किया है कि आप इनके साजिशों से बचें। हिंदू समाज को जन आस्था और जन सरोकार जिनका पूरे देश और विश्व में सनातन का राम मंदिर के प्रति जुड़ा हुआ है, वो इसके धैर्य से इस बात को देखें कि ये चीजें जो विकास अभी बता रहे थे कि न्याय होते हुए नहीं, न्याय दिखेगा भी। और ये एसआईटी की जो जांच है, जो अभी कटियार साहब भी बता रहे थे कि कोई भी नहीं बचने वाला है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो उसमें चंपत राय हो, गोपाल राव हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, कोई भी लोग हो। ये बात एक तरह से ये साफ हो गई है कि राम मंदिर की आस्था, राम मंदिर की परंपरा और भारत के करोड़ों लोगों का जन विश्वास किसी व्यक्ति को लेके केंद्रित नहीं होगी, किसी व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं ये जांच होगी। ये जांच सीधी तरह से राम मंदिर की गरिमा को और आने वाले समय में इस तरह की घटना कभी नहीं दोहराई जाए, उसके लिए एक सबक के रूप में भी सामने आएगा।
ठीक बात है। राहुल लाल जी, किस तरह से आप देखते हैं इस जांच को और इस पूरे प्रकरण को, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि भाई विपक्ष को जो है कहीं एक हाथ लग गया है, बटेर हाथ लग गई है, उसको लगता है कि ये इसको लेकर के बीजेपी के ऊपर और सरकार के ऊपर सीधे तौर पर हमला बोला जाए, जबकि इन लोगों का ये भी कहना है कि भाई ठीक है, राम मंदिर आंदोलन से तो हम जुड़े हुए थे, वो हम उसको ओन करते हैं, ये सारी बातें हैं, लेकिन कम से कम मंदिर प्रबंधन से डायरेक्ट बीजेपी कहीं नहीं जुड़ी हुई थी, कार्यकर्ता उसके उस तरह से नहीं जुड़े थे, तो आप ये मत कहें कि पार्टी के लोगों ने चंदा चोरी कर लिया। निखिल जी देखिए, भगवान राम भारत में 150 करोड़ लोगों के आस्था के वो प्रतीक हैं और कण कण में जो है कि उनका समावेश है। तो भगवान राम जो है वो हमारे जो है कि सोचिए कि कितना बृहत्तम परिप्रेक्ष्य में फैले हुए हैं वो। और वहां पे जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है और भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण होता है, लेकिन आप देखें ना कि जो ऑडिटर जिनका बयान आ रहा है, महिपाल सिंह, जो कि 2020-2021 में वहां पे ऑडिट करते थे राम मंदिर में, उनके जो बयान आ रहे हैं कि 2021 में उन्होंने चंपत राय जी से शिकायत की थी और उस समय फिर उनको उस शिकायत के बाद कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, उनको उसी समय जो है कि उस महिपाल सिंह जो ऑडिटर थे उनको हटा दिया गया। हम लोगों ने इसके पहले भी देखा है कि राम मंदिर के प्रकरण में उस समय अयोध्या में जमीन विवाद, जो जमीनों को लेकर जो हम लोगों ने देखा था कि एक जमीन 2 करोड़ का था, 10 मिनट के भीतर उसका प्राइस जो है कि 18.5 करोड़ के आसपास हो जाता है। उन मामलों पर भी क्या हम लोगों ने अभी तक प्रगति नहीं देखी है। देखो, मुझे लग रहा है कि विपक्ष, जिसकी भूमिका होनी चाहिए कि सरकार के हर कमियों की तरफ वो बिल्कुल ध्यानाकर्षण कराए, दबाव ऐसा बनाए कि बिल्कुल सरकार कहीं भागे नहीं। अरे एसआईटी जांच क्या हो रही है? एसआईटी बड़े, अभी तक तमाम छोटे छोटे मछलियों में ही एसआईटी उलझी हुई है, तो बड़े मछलियों की तरफ वो आंख भी नहीं डाल पा रही है। उत्तर प्रदेश को जाना जाता था, वहां तक हम लोग देखते थे कि इनकाउंटर से न्याय दिया जाता था, बुलडोजर से न्याय दिया जाता था, ये सब शांत पड़े हुए हैं वहां पे। तो ऐसे स्थिति में इसलिए विपक्ष मांग कर रहा है कि कम से कम इसको बड़े स्तर पे कैसे इसकी निष्पक्ष और तटस्थ जांच हो। आज बड़े भारतीय जनता पार्टी अच्छा, आपको नहीं लग रहा है राहुल लाल जी की थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए? जैसे आपको भी लगता होगा कि जांच का जो दायरा है, जो फलक है, वो बहुत बड़ा है, तो उसमें जांच होगी, मतलब आप चाह रहे हैं कि मतलब आज ही करके आज ही दोषी निकाल करके, ऐसा तो नहीं होगा ना। जांच का तो थोड़ा समय दीजिए। ये कुछ बहुत सारे लोगों की हमने बाइट सुनवाई है, उसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई विश्वास भी रखिए और धैर्य भी रखिए। निखिल जी, विश्वास भी रखते, धैर्य भी रखते, लेकिन क्या डबल इंजन सरकार का वो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि इनके विश्वास और धैर्य रखे जाए? मैंने तो यही तो, इसलिए तो मैंने 2021 का उदाहरण दिया। अभी हम लोगों ने देखा कुंभ में भगदड़ हुआ था, वहां पे एसआईटी बनी थी, जांच हुई, पता नहीं फिर अलग अलग जुडिशियल कमेटी भी बनी थी, वो जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आया कि वहां पे भगदड़ की स्थितियां कैसे बनी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ में लोग मारे गए थे, वो उसका भी जांच रिपोर्ट नहीं मिला। क्या उन सारी भगदड़ को लेकर के जो जांच सामने आई, उसमें ये नहीं बताया गया कि भगदड़ की वजह क्या रही है? आपने वो पढ़ा, उसकी जांच रिपोर्ट पढ़ी आपने? पूरे जांच रिपोर्ट अब तक विस्तृत तौर पे आई ही नहीं है। आप सोचिए ना, मैं तो अभी यहाँ पे बैठे हुआ, मैं इसलिए जांच रिपोर्ट आई सर, वही मैं कह रहा हूँ, जांच रिपोर्ट आई और तो इसका मतलब आई नहीं जांच, मैं तो यही पूछ रहा हूँ ना, तो किसके ऊपर कार्रवाई हुई? आई तो कार्रवाई किसके ऊपर हुई सर? अब उसको आप पता करिएगा, कार्रवाई भी हुई, जांच राम मंदिर के मामले में। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मामले को उठाया, किसके ऊपर कार्रवाई हुई? ठीक सर, ठीक सर, मेरी बात सुनिए। आप चाहते हैं कि जांच हो, जांच हुई है और उस पर कार्रवाई भी हुई है, जो जांच रिपोर्ट जिसकी बात कर रहे हैं उस पर कार्रवाई भी हुई है और रिपोर्ट भी आई है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए, उससे नीचे नहीं मानेंगे, तो ये तो ठीक है, वो आपका अपना विषय है, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि कार्रवाई हो जो पॉलिटिकली आपको फायदा दे, है ना? तो ये शायद ना हो पाए, लेकिन ठीक है। इस पर हमारे साथ में हमारे विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे हम इस पूरे प्रकरण पर बातचीत तो करेंगे ही, जानेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये भी समझने की जरूरत है कि थोड़ा सा धैर्य हम सबको शायद रखना चाहिए, क्योंकि आज जो आरएसएस के सरकारवाह ने बात कही है कि इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं सनातन को, हिंदू धर्म को बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही है, इस पूरे आंदोलन को पर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की जा रही है, वो भी बहुत गंभीर है। अनिरुद्ध प्रताप सिंह, आपको लगता है कि क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार के संरक्षण में ही इस तरह की घटना हुई, अभी आपने सुना राहुल लाल कह रहे हैं कि भाई 2021 में भी इस तरह की घटना हुई थी, तो सरकार ने क्यों नहीं कार्रवाई की? तो प्रश्न इस तरह के उठे हैं और वो पूछे जाएंगे आप लोगों से।
निखिल जी देखिए, राम जी की माया इतनी जबरदस्त है कि जो लोग राम के अस्तित्व को नकारते थे, 22 वकील खड़े करते थे, कार्तिकों पर गोली चलवाते थे, राम के बारे में अनाप शनाप बातें करते थे। बल्कि कोई कहता था राम का जन्म कहाँ हुआ, 3000 कमरे थे राजा दशरथ के तो कहाँ जन्म हुआ। ये सब बातें करने वाले किसी न किसी वे से, चाहे वो मजाक में, चाहे वो विरोध में, चाहे वो चिड़बस, राम राम जरूर जप रहे हैं। ये राम की माया है। 500 वर्षों तक लोगों ने इंतजार किया, कुछ समय और इंतजार कर लें। उसके पीछे का बहुत ही सॉलिड तर्क ये है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, वो तीसरी पीढ़ी के वो ऐसे संत हैं कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम में कुर्बान कर दिया। 1949 में जब रामलला प्रकट हुए थे तो महागुरु महंत दिग्विजय नाथ जी ने पूजा अर्चना किया। 1986 में जब ताला खुलने का उसमें दबाव डाला गया तो महंत अवैधनाथ ने इतना बड़ा आंदोलन किया। और उसके बाद 2017 में योगी आदित्यनाथ जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और 2014 में केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं, दोनों लोगों के अच्छे प्रयासों से, दोनों लोग कर्मयोगी हैं, उनके अच्छे प्रयासों से आज रामलला वहां पर अपनी जगह स्थापित हुए। ये धैर्य रखिए। अरे सुप्रीम कोर्ट, अरे सुन लीजिए राहुल जी, सुप्रीम कोर्ट ठीक है सर, अब बीच में बोलिए सर, पूरे सबको पता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है सर, वो बताने की जरूरत, बीच में डिस्टर्ब मत करिए। सुप्रीम कोर्ट आदेश देता था, विनोद जी बैठे, पूछ लीजिए, हम नहीं सर, आप क्यों तर्क उनकी बात में उलझ रहे हैं? आप अपनी बात रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो ये भी लोग जानते हैं कपिल सिब्बल ने कांग्रेस की तरफ से खड़े होकर क्या कहा था, क्यों उसको उलझा रहे हैं? आप अनिरुद्ध जी अपनी बात पूरी करिए। जी जी जी, नहीं मैं बस इतना कर दूं कि 2014 के 17 के पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तमाम कहते थे भैया स्क्रिप्ट अपना ट्रांसलेट करके लेके आए, लेकिन यही लोग ट्रांसलेट नहीं करते थे, नहीं देते थे। एक बात है। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे 3 सरकारें अपनी कुर्बान कर दी, अपनी सरकारें गिरा दी, वो आपने कितनी गोलियां चला दी, सारी सब कुछ कर दिया। विषय है, अगर जिसने एक चीज जान लीजिए, ये राम के आस्था का विषय है, जिसने चोरी की है उसका भी सत्यानाश होना, और जो फर्जी आरोप इधर उधर तमाम अफवाहें फैला रहे हैं उनका भी सत्यानाश होगा। कालनेमी भी गए थे और बाली भी गए थे, दोनों लोग गए थे। चलिए, हमारे पास आज समय बस इतना ही। अनिरुद्ध प्रताप जी बहुत शुक्रिया, राहुल लाल जी बहुत शुक्रिया, विनोद जी आपका भी धन्यवाद, और हमारे साथ विकास जुड़े थे उनका भी धन्यवाद। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे पंजाब की सियासत में कहीं विपश्यना तो कहीं बगावत की चर्चा। ब्रेक के बाद। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और पंजाब की सियासत जहां कहीं विपश्यना तो कहीं बगावत की चर्चा आम हो चुकी है। अकाल तख्त से गुरु दोखी करार दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान को पिछले कई दिनों वायरल वीडियो का सामना करना पड़ा, और राजनीति में इन वायरल वीडियो ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। खबर है कि मान एक सप्ताह के प्राकृतिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम के लिए बेंगलुरु चले गए हैं। खबर है कि वो करीब 7 दिनों तक एक निजी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में रहेंगे। इस दौरान प्राकृतिक उपचार, शरीर को शुद्धि, योग, ध्यान और विशेष खान पान के माध्यम से उनके स्वास्थ्य में सुधार पर ध्यान दिया जाएगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुख्यमंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब वो हाल ही में सामने आए एक विवादित वीडियो को लेकर विपक्ष के निशाने पर हैं। इसी विवाद के बीच अकाल तख्त ने उन्हें गुरु दोखी घोषित किया था। ऐसा पहली बार नहीं है जब भगवंत मान बेंगलुरु में किसी स्वास्थ्य या ध्यान कार्यक्रम में शामिल होने गए हैं। इससे पहले भी वो नेचुरोपैथी कार्यक्रम के लिए बेंगलुरु के एक वेलनेस सेंटर गए थे। पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि जब राज्य बाढ़ के खतरे, आर्थिक संकट, किसानों की समस्याओं और बढ़ते जनाक्रोश जैसी चुनौती से जूझ रहा है, तब मुख्यमंत्री का राज्य छोड़कर विपश्यना शिविर में जाना सरकार की प्राथमिकताओं के पर सवाल खड़े करता है। उधर पंजाब कांग्रेस में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज हो गया है। गुटबाजी में फंसी कांग्रेस पार्टी का नुस्खा यहां काम नहीं कर रहा है। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की प्रदेश अध्यक्ष पद पर ताजपोशी बरकरार रखे जाने के बाद
पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज अपने आवास पर बैठक बुलाई। पार्टी के लोगों का मानना है कि चन्नी की इस बैठक में कई सांसद, विधायक और नेता शिरकत कर रहे हैं। इस बैठक में पार्टी के सांसद, विधायक और कई नेता शामिल हुए, जिससे पार्टी के भीतर चल रही खींचतान की चर्चाएं और तेज हो गई। खबर है कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं मिलने से चरणजीत सिंह चन्नी नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि इस संबंध में चन्नी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस बीच चन्नी समर्थक और पूर्व विधायक दर्शन बराड़ ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वे अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की अध्यक्षता में काम नहीं करेंगे। बराड़ का दावा था कि राजा वडिंग के नेतृत्व में कांग्रेस पंजाब में सरकार नहीं बना सकती। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गुरमीत जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधे चलेंगे। गुरमीत, सबसे पहले तो कांग्रेस संकट की बात बताइए, किस तरह से कांग्रेस संकट में जूझ रही है? और उस पर यह भी है कि सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, मुख्यमंत्री विपश्यना में चले गए, कांग्रेस आपस में लड़ रही है। पंजाब की सियासत में क्या हो रहा है? देखिए, सबसे पहले निखिल, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की गुटबाजी पंजाब में आज की नहीं है, वो काफी लंबे समय से चलती आ रही है। मगर ये जो खींचतान थी वो कांग्रेस के अंदर चल रही थी। अब चुनाव को जैसे ही समय अब कुछ महीनों का रह गया है तो कांग्रेस के जो बाकी के नेता हैं, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को छोड़कर बाकी नेताओं को उम्मीद थी कि इस बार प्रधान बदलेगा, मुझे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा, दूसरा सोच रहा है मुझे बनाया जाएगा। इसके लिए दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पर मंथन चला और कई राउंड की बैठकें हुई। एक बैठक में तो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आई कि जो पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा, वो मीटिंग से उठकर निकल गए बाहर। मतलब आप ये समझिए कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था वो इतने बड़े स्तर पर था कि कई नेताओं को जो है नाराजगी जो है वो हाईकमांड से भी जतानी पड़ी। हालांकि बाद में लगातार पंजाब कांग्रेस इंचार्ज भूपेश बघेल डैमेज कंट्रोल करते रहे, कहते रहे कि नहीं, पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। अब 1 जुलाई को लिस्ट जारी होती है जिसमें अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को बरकरार रखा जाता है, एलओपी प्रताप सिंह बाजवा को वहीं बरकरार रखा जाता है। जो चरणजीत सिंह चन्नी है, इनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाता है। बस यहीं से नाराजगी शुरू, क्योंकि जितने भी नेताओं को बाकी की जिम्मेदारियां दी गई थी, चाहे सुखजिंदर सिंह रंधावा हो या कोई और नेता विजेंद्र सिंगला, किसी ने एक पोस्ट भी नहीं डाला कि हम कांग्रेस हाईकमांड का धन्यवाद करते हैं। वहीं से ये सारा जो है नाराजगी का जो दौर शुरू हुआ और उसके बाद आज जो है चरणजीत सिंह चन्नी जो कि कैंपेन कमेटी के चेयरमैन, उनके घर मीटिंग चल रही थी और तकरीबन आप मानिए कि कांग्रेस का एक फैक्शन जिसमें कई विधायक मौजूद थे, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री मौजूद थे, उन्होंने मिलकर ये कहा कि हम चरणजीत सिंह चन्नी को कहते हैं कि आपको हम एम्पावर करते हैं कि आप हाईकमांड से बात कीजिए। ठीक है, आज हमारे पास समय बहुत कम है और मुझे मालूम है कि जानकारी आपके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिलहाल आपने बहुत सारी बातें बताई हैं। निश्चित तौर पर अपने वक्तव्यों में अपने जो आपने जानकारी दी उसमें गागर में सागर भर दिया। कुल मिलाकर इस वक्त के आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।